नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी का आरएनए इंडिया में स्वागत है। मैं विशाल हाजिर हूँ एक नए विश्लेषण के साथ। आज हम जानेंगे समलैंगिक विवाह से जुड़े हुए सारे तथ्य। शुरू करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन। द वे टू गेट स्टार्टेड इज़ क्वाइट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि कथनी और करनी में अंतर है। वास्तव में बहुत अंतर है। यदि आप बोलते ज़्यादा हैं, करते कुछ भी नहीं, तो आप यह स्वीकार करें कि आप समय के साथ साथ खुद का भविष्य भी खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आप करने पर ज़्यादा बल दें, ना कि बोलने पर। यदि आप करने पर ज़्यादा बल देते हैं तो आपका कार्य ही आपकी पहचान बना देता है। और बोलते तो सभी हैं, तो प्रश्न यह है कि क्या आप भी उन सभी में से हैं, या आप भी खुद की एक पहचान बनाना चाहते हैं अपने कार्य से। दोस्तों, आज एक बार फिर प्रश्न के साथ विषय की शुरुआत करेंगे। जॉन ली, हु वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली, इज़ द न्यूली इलेक्टेड लीडर ऑफ विच कंट्री। ये काफ़ी सुर्खियों में भी थे। तो दोस्तों, आप अपने जवाब कमेंट करें। हम प्रश्न का उत्तर जानेंगे इस वीडियो के अंत में। दोस्तों, देश में समलैंगिक विवाह के मुद्दे को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। तो क्या है समलैंगिक विवाह? जब दो समान लिंग जेंडर के बीच विवाह होता है, जैसे स्त्री स्त्री के मध्य, पुरुष पुरुष के मध्य, तो ऐसे विवाह को ही समलैंगिक विवाह कहते हैं। तो कोर्ट ने ऐसा क्या कहा और यह विषय इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसा कि आप हेडलाइन देख सकते हैं, सेम सेक्स मैरिज इशू ऑफ सेमिनल इम्पोर्टेंस, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आप इस मुद्दे की गहराई को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि इस मुद्दे के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई जा रही है और 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर और यूट्यूब पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। तो सेमिनल इम्पोर्टेंस है क्या? ऐसा कोई भी कार्य जिससे व्यक्ति के भविष्य पर प्रभाव पड़े, या ये कहें कि जिससे व्यक्ति के भविष्य के सामाजिक मूल्य प्रभावित हों, तो ऐसे कार्य ही सेमिनल वर्क होते हैं। जैसे माँ बाप बचपन में बच्चों को जैसा परिवेश देते हैं, बच्चा बड़ा होकर उनके द्वारा सिखाए गए मूल्य को समाज में रहकर उसे विकसित करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को सेमिनल इम्पोर्टेंस का मुद्दा कहा है, क्योंकि इस विषय से आने वाली पीढ़ियों पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण 3 जजों की बेंच ने, जिसमें सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, पीएस नरसिम्हा और जेबी पारडीवाला ने मुद्दे को सेमिनल होने के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 145 क्लॉज 3 के तहत संवैधानिक पीठ बनाकर समाज के बीच ही फैसले पर बल दिया है। तो जानते हैं कि आर्टिकल 145 क्लॉज 3 है क्या? दोस्तों, आर्टिकल 145 क्लॉज 3 में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात की गई है। हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा जिससे संविधान को इंटरप्रेट करना पड़े, तब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के तहत संवैधानिक पीठ बनाकर उस मुद्दे की सुनवाई कर सकती है, जिसमें कम से कम 5 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और इसकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। आइए देखते हैं एसजी तुषार मेहता, जो कि केंद्र के पक्ष को रख रहे हैं, और सीजीआई के मध्य डिबेट के क्या क्या मुख्य बिंदु रहे हैं। तुषार मेहता, ऐसे shouldering a very heavy responsibility of deciding how society will develop the moment same-sex marriage is recognized. Question of adoption will come. Parliament has to debate the psychological impact on a child who has parents of same sex. दोस्तों, एसजी तुषार मेहता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर एक ऐसा दायित्व दे दिया गया है जिससे आगे चलकर समाज का विकास तय होगा। यदि समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी जाती है तो आगे चलकर एडॉप्शन पर भी प्रश्न खड़ा होगा और बच्चों पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। इसका रिस्पॉन्स सीजीआई ने दिया, द एडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ लेस्बियन और गे कपल नीड नॉट नेसेसरली बी लेस्बियन और गे, इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड्स परसेप्शन।
इस पर सीजीआई का रिस्पांस था, जरूरी नहीं है कि जो गे या लेस्बियन कपल हैं बच्चे को एडॉप्ट कर रहे हैं वो भी गे और लेस्बियन हो, ये तो बच्चे के परसेप्शन पर भी डिपेंड करता है। इस पर एसजी ने कहा, इट मे बी CGI's पर्सनल व्यू और मे पर्सनल व्यू, इट मे नॉट बी अ प्रॉपर रिफ्लेक्शन ऑफ चाइल्ड्स साइकोलॉजी विच अगेन कैन ओनली बी डिबेटेड इन पार्लियामेंट बिफोर इट टेक अ कॉल ऑन वेदर इट रिकॉग्नाइजेस सच मैरिजेस। इस पर एसजी का रिस्पांस था कि यह सीजीआई का अपना निजी विचार हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे को, जो कि सेम सेक्स मैरिज का मुद्दा है, को मान्यता देने पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि इसे पार्लियामेंट में इसका निर्णय होना चाहिए। मतलब इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट में ना होकर इसका निर्णय पार्लियामेंट करे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने संवैधानिक पीठ बनाया जिसमें के पुट्टस्वामी और नवतेज सिंह जौहर के केस को आधार माना गया। इसका ये अर्थ है कि 18 अप्रैल की सुनवाई में के पुट्टस्वामी और नवतेज सिंह जौहर के केस को ध्यान में रखकर ही सुनवाई होगा। दोस्तों, यहाँ हम दोनों पक्ष, एक जो इस समलैंगिक विवाह का समर्थन करता है, दूसरा जो इसके विपक्ष में है और केंद्र सरकार इसके विपक्ष में है, तो क्या तर्क है दोनों पक्षों का? अगर हम समर्थन वाली पक्ष की बात करें तो समर्थन में 15 से ज़्यादा पिटीशंस को लगाया गया है, जिसमें आर्टिकल 21 के तहत बहुत सारे गे कपल की मांग है कि उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत उन्हें मान्यता मिले, उनके विवाह को मान्यता मिले। वहीं विपक्ष में केंद्र सरकार का कहना है कि जिस प्रकार आईपीसी की धारा 377 को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आपराधिक करार किया था नवतेज सिंह जौहर के केस में, तो जो पिटिशनर्स हैं वो इसे अपना मौलिक अधिकार ना समझें। तो आखिर आईपीसी की धारा 377 था क्या? दोस्तों, इसके अंतर्गत यदि दो लोग अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाए पाए जाते थे तो उन्हें 10 वर्ष से लेकर उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर आपराधिक माना था। केंद्र सरकार का यह भी कहना है जितने भी पर्सनल लॉज हैं, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे मुस्लिम मैरिज एक्ट हो, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हो या अन्य कोई भी धार्मिक मैरिज एक्ट हो, वहाँ शादी एक स्त्री और पुरुष के बीच यूनियन को कहा गया है, या ये कहें स्त्री पुरुष के मध्य ही शादी का जिक्र किया गया है। और उसका जो लैंग्वेज, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है उसमें भी फीमेल, वुमेन, हस्बैंड और वाइफ जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है, ना कि LGBTQ से संबंधित कोई जिक्र है। इसलिए केंद्र सरकार का कहना है कि यदि शादियां होती हैं तो वो दो हेटेरोसेक्सुअल लोगों के मध्य ही होती है या उनके यूनियन को ही कहा जा सकता है। पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए बोला कि हिंदू धर्म में शादी एक पवित्र बंधन है जो स्त्री और पुरुष के बीच होती है। वहीं इस्लाम धर्म में मुस्लिम लॉ के अंतर्गत शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वहाँ भी स्त्री पुरुष की बात की गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को यह समझना होगा कि कुछ पिटिशनर्स के पिटिशंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट रातों रात सारे लॉज में परिवर्तन नहीं कर सकती है। यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करती है, मतलब सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देती है, तो सभी जगह नए लॉज बनाने होंगे और शादी से जुड़े हुए तमाम कानून, जैसे बच्चों के एडॉप्शन को लेकर कानून, संपत्ति पर किसका हक हो उसके लिए कानून, किसे पति और किसे पत्नी की संज्ञा दी जाए उसके लिए कानून, और तमाम प्रकार के कानून की आवश्यकता होगी जो कि पॉसिबल नहीं है। केंद्र का यह भी कहना है कि सेम सेक्स रिलेशनशिप की तुलना भारतीय परिवार से नहीं किया जा सकता। जहां एक परिवार का मतलब एक स्त्री, एक पुरुष और बच्चों से है, यहाँ हम इस प्रकार समझें, स्त्री स्त्री के संबंध, पुरुष पुरुष के संबंध की तुलना भारतीय समाज में परिवार से नहीं किया जा सकता। हालांकि होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही नवतेज सिंह जौहर जजमेंट के बाद मान्यता दे दी थी, तो इसका आधार बनाकर सेम सेक्स मैरिज को भी मान्यता देना उचित नहीं है, ऐसा केंद्र का कहना है। पिटिशनर्स का कहना था कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता ना देना आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 के खिलाफ है। केंद्र ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता ना देना कहीं से भी भाग 3 का उल्लंघन नहीं है, संविधान के भाग 3 का उल्लंघन नहीं है। दोस्तों, संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार का जिक्र करता है और माना कि भाग 3 में आर्टिकल 14
जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, साथ ही साथ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की भी बात करता है। मतलब रीजनेबल क्लासिफिकेशन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के बेसिस पे किया जा सकता है, या ये कहें कि सरकार लोक कल्याण के लिए भेदभाव कर सकती है। वही आर्टिकल 15 पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि दो फीमेल की शादी नहीं की जा सकती और दो मेल की शादी की जा सकती है। चाहे वो मेल मेल हो या फीमेल फीमेल, दोनों ही केस में मान्यता ना देने की बात की जा रही है। दोस्तों, आर्टिकल 15 धर्म, जात, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होने की बात करती है। वहीं आर्टिकल 19 पर अपना पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि माना कि आर्टिकल 19 संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी संगठनों को मान्यता दी जाए। सभी संगठनों को सरकार कानूनी मान्यता दे, ये जरूरी नहीं है। दोस्तों, आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता देता है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत में कहीं भी आने जाने की भी स्वतंत्रता देता है। और यदि सरकार सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं देती तो आर्टिकल 21 का मतलब राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का कहीं से भी उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि सरकार सामाजिक मूल्यों को भी प्रभावित नहीं करना चाहती। दोस्तों, के.एस. पुट्टस्वामी केस का आधार भी आर्टिकल 21 था। इसी से बाहर आया राइट टू प्रिवेसी और राइट टू मैरी। इसी आधार पर ही समलैंगिक लोग यह चाहते हैं कि उन्हें भी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत सेम सेक्स मैरिज का अधिकार मिले। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किन विवाहों को शामिल किया जाता है? तो यदि दो अलग अलग धर्म के लोग शादी करते हैं तब उनके शादी की मान्यता जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दी जाती है। तो क्या इंडिया में सेम सेक्स मैरिज लीगल है? अब तक तो नहीं, लेकिन यदि इसे कानूनी मान्यता दे दी जाती है तो यह भी के.एस. पुट्टस्वामी केस के जैसे ही एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा। दोस्तों, नवतेज सिंह जौहर केस ने आईपीसी की धारा 377 का उन्मूलन किया था, इसलिए नवतेज सिंह जौहर केस को 377 के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जहां सेम सेक्स मैरिज को लीगल माना गया है। यदि विकिपीडिया के डेटा के आधार पर बात करें तो दुनिया में कुल 34 देश हैं जहां सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी गई है, जिसमें सबसे पहले नीदरलैंड ने सन 2000 में और रिसेंटली एंडोरा 2023 ने मान्यता दी है। दोस्तों, हिंदी में भी कुछ कंटेंट उपलब्ध है, आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। यदि हम LGBTQ के फुल फॉर्म को जानें तो L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, जब महिला और महिला के बीच संबंध हो ऐसे लोगों को लेस्बियन कैटेगरी में रखते हैं। G स्टैंड्स फॉर गे, पुरुष और पुरुष के बीच संबंध को बताता है, ऐसे लोगों को गे कैटेगरी में रखते हैं। B स्टैंड्स फॉर बाइसेक्सुअल, ऐसे लोग जिनके संबंध लड़का और लड़की दोनों से होता है, ऐसे लोगों को बाइसेक्सुअल कैटेगरी में रखते हैं। T स्टैंड्स फॉर ट्रांसजेंडर, जिनका लिंग जन्म के समय तय किए गए लिंग से मेल नहीं खाता, ऐसे लोगों को ट्रांसजेंडर कैटेगरी में रखा जाता है। Q स्टैंड्स फॉर क्वियर, जिन लोगों को ये नहीं पता होता कि वो मेल है या फीमेल, ऐसे लोगों को क्वियर कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों, आते हैं आज के प्रश्न पर। तो दोस्तों, जॉन ली रिसेंटली हांगकांग के नेता इलेक्ट हुए हैं। यदि आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर RNA इंडिया ऑफिशियल के टेलीग्राम लिंक से इसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।